Hey guys, welcome to the eighth lecture of the chapter photosynthesis in higher plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे What is light reaction? ये लाइट रिएक्शन क्या है? तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। देखो, लाइट रिएक्शन शुरू करने से पहले मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस थोड़ा समझ लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं वो रिक्वायर होते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। जैसे हार प्लांट्स में देखा जाए तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स ऐसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है जिनकी ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के समय। इनफैक्ट लाइट की भी ज़रूरत होती है। लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के रेंज के जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसे हम कहते हैं पार, PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इस 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ है इसमें व्हाइट लाइट आता है, जिसमें 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट आती है। 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ है, जो कि है किसका? वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड का। ओके, ये भी आपको मैंने पढ़ाया है TW एंजलमैन वाले एक्सपेरिमेंट में जो लेक्चर था। इससे पिछला वाला लेक्चर, लेक्चर नंबर 7, उसमें हमने डिस्कस किया था। ठीक है, हमने ये भी कहा था कि जो फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है वो होता है एट ब्लू एंड रेड लाइट। जो ब्लू एंड रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट है उस पर फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होगा इन पूरे 7 रंगों में से। और जो हरा रंग है, ग्रीन लाइट पे, फोटोसिंथेसिस सबसे कम होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस मिनिमम एट ग्रीन लाइट। कारण क्या है? लेक्चर नंबर 6 में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, सॉरी लेक्चर नंबर 7 में। जिन्होंने नहीं देखा जाके देख ले। चलिए, नेक्स्ट हमें ये भी पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिक्वायर्ड होता है, आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें स्टोमेटा के थ्रू मिल जाता है, हमें नहीं, मतलब प्लांट को, थ्रू एटमॉस्फेयर बाय स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया प्लांट को। और वाटर मिल जाता है फ्रॉम सॉइल बाय रूट्स। रूट से पूरा लीफ तक वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जो स्टोमेटा है और रूट्स है, इनके बारे में तो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। जब हम पढ़ेंगे तब उसमें हम डिस्कस करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स में। हम पढ़ेंगे स्टोमेटा के बारे में, और जो वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है फ्रॉम सॉइल बाय रूट्स कैसे होता है, कैसे रूट से लीफ तक वाटर पहुंचता है प्लांट में, वो सब की चर्चा हम करेंगे चैप्टर 11 में, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में। फिलहाल तो हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। अब ये सब रिक्वायरमेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो, फोटोसिंथेसिस होने के लिए दो टाइप का रिएक्शन होना जरूरी है। दो टाइप का रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, और तभी जाके फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। पहला होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन फोटोसिंथेसिस। In this lecture, lecture number 8, we are going to discuss about light reaction. In fact, हमारे lecture का नाम ही है What is light reaction, right? What is light reaction? तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं और लाइट रिएक्शन के बारे में जानते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज लाइट रिएक्शन की। एनसीईआरटी 11 पेज नंबर 211 जब आप पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस चैप्टर के टाइम, तो आपको हेडिंग मिलेगा व्हाट इज लाइट रिएक्शन। ठीक है, एनसीईआरटी पेज नंबर 211 पे। अब अभी फिलहाल के लिए ये समझो कि ये जो लाइट रिएक्शन है ये होता कहाँ पे है। तो आप बोलोगे कि क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, ये रहा हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है तो दो मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगा, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, बाहर की तरफ आउटर, अंदर की तरफ इनर। ठीक, अब देखो, एक मिनट, ये देखो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ओके, अब ये जो दोनों मेम्ब्रेन है इसके बीच में आपको मिलेगा एक स्पेस जिसे कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, शॉर्ट में PPS। ऑलराइट, पेरीप्लास्टोडियल स्पेस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में। ये चीजें ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। ओके, अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका ये जो पार्ट है, ये जो रीजन है, इसे कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसे लिक्विड पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है, और इसको हम किस नाम से जानते हैं? स्ट्रोमा। ये पूरा का पूरा जो क्या है, लिक्विड पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का, या मैट्रिक्स है क्लोरोप्लास्ट का, इसे हम कहते हैं क्या? स्ट्रोमा। तो ये स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट का क्या है? लिक्विड पार्ट है।
ठीक। अब ये जो स्ट्रोमा है इसी में आपको प्रेजेंट मिलेगा, क्या मिलेगा, ग्रेना, जो कि मेम्ब्रेनस पार्ट है। ठीक। ग्रेना इज द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड स्ट्रोमा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ग्रेना को मेम्ब्रेनस पार्ट क्यों कहा गया, क्योंकि ग्रेना जो होता है ये बना होता है बहुत सारे थाइलाकॉइड के ग्रुप से। जैसे ये एक थाइलाकॉइड है, ठीक है, थाइलाकॉइड। अब बहुत सारे थाइलाकॉइड आपस में एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे प्रेजेंट होते हैं ग्रुप बना के, इन्हें कहा जाता है स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड। जैसे सिक्का के ऊपर सिक्का, कॉइन के ऊपर कॉइन रख दो तो एक पूरा स्टैक बन जाता है कॉइन का। उसी तरीके से ग्रेना क्या है, स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड है। और थाइलाकॉइड एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और ग्रेना किसका बना है, थाइलाकॉइड का ही तो बना है। तो ग्रेना क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेनस पार्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्रेना बना है थाइलाकॉइड से, बहुत सारे थाइलाकॉइड के ग्रुप से। और थाइलाकॉइड इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अब ये जो स्टैक है थाइलाकॉइड का, इसे हम कहेंगे ग्रेनम। ग्रेनम, ठीक है, ग्रेनम, क्योंकि मैंने सिर्फ एक स्टैक दिखाया, एक स्टैक ग्रेनम, बहुत सारे स्टैक प्रेजेंट है, तो प्लूरल फॉर्म क्या होगा, ग्रेना हो जाएगा। ओके, ग्रेना। तो ग्रेना इज द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब बात आती है लाइट रिएक्शन की। तो ये जो लाइट रिएक्शन है ना, मैंने कहा कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ होता है, तो कहो ग्रेना में होता है। ग्रेना में, मोर स्पेसिफिक बोलो, ग्रेना में होता है। ठीक है। और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। ओके। मैंने आपको पढ़ाया था डिवीजन ऑफ लेबर, याद करो। डिवीजन मतलब क्या, बांटना। लेबर मतलब क्या, काम। तो क्लोरोप्लास्ट में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। लाइट रिएक्शन का जो काम है वो ग्रेना संभालता है, ग्रेना को दे दिया जाता है, ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है। और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए दो रिएक्शन चलती है, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना को लाइट रिएक्शन का काम दे दिया जाता है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन का काम दे दिया जाता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर है। ग्रेना क्या करेगा, लाइट रिएक्शन चलाएगा, स्ट्रोमा क्या करेगा, डार्क रिएक्शन चलाएगा। अब लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो है NADPH2 और ATP। साथ ही साथ लाइट रिएक्शन में NADPH2 और ATP के साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट बनता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन। ये वही ऑक्सीजन है जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, ठीक है, और हम सांस लेते हैं, तो यही ऑक्सीजन हमें मिलता है, स्टोमेटा के थ्रू रिलीज हो जाएगा। ठीक है। तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, NADPH2 और ATP। साथ साथ क्या बना, एक और बाय प्रोडक्ट बना ऑक्सीजन, जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया। अब बचा क्या, NADPH2 और ATP। ये जो NADPH2 और ATP है ना, यही डार्क रिएक्शन में काम आता है। ओके, लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है हमारा NADPH2 और ATP, ये डार्क रिएक्शन में काम आएगा। और डार्क रिएक्शन इस NADPH2 और ATP को यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड के संग यूटिलाइज करके क्या करेगा, ग्लूकोज बना लेगा। तो डार्क रिएक्शन क्या करेगा, NADPH2 और ATP को यूटिलाइज करेगा, ठीक है, और CO2 के साथ मिलकर ग्लूकोज बना लेगा। CO2 कहाँ से आ रहा है, अगेन एटमोस्फेयर से आ रहा है। ओके। तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या क्या है, NADPH2 और ATP, ध्यान से याद रखिएगा। ऑक्सीजन क्या होता है, बाय प्रोडक्ट होता है जो लाइट रिएक्शन के टाइम बनता है, बट ये एटमोस्फेयर में रिलीज हो जाता है। ओके। तो लाइट रिएक्शन में आपको NADPH2 और ATP याद रखना है, इज द एंड प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट जो कि डार्क रिएक्शन में काम आता है। प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट तो O2 भी है, बट ये एटमोस्फेयर में चला गया। तो NADPH ATP जो है, NADPH2 और ATP, ये डार्क रिएक्शन में काम आएगा। डार्क रिएक्शन क्या करेगा, NADPH2 और ATP को यूटिलाइज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के संग मिलकर क्या बनाएगा, ग्लूकोज, फूड बन जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज बन जाएगा। और प्लांट क्या करता है, ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। तो इतना हमने जाना कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, ग्रीन प्लांट के ग्रीन पार्ट में, यानी मेनली लीफ में। ठीक है, सेल्स है और सेल के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है क्या, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन दोनों। क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में लाइट रिएक्शन हो रहा है, मेम्ब्रेनस पार्ट में, ग्रेना में। क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में डार्क रिएक्शन हो रहा है, लिक्विड पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि स्ट्रोमा में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, तो अब देखिए ये हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, मेम्ब्रेनस पार्ट। ओके, जिसे हम कहते हैं क्या, ग्रेना। तो ये हमारा मेम्ब्रेनस पार्ट है, ग्रेना। ओके, और ये रहा हमारा लिक्विड पार्ट, स्ट्रोमा।
ग्रेना में हमने कहा क्या कि लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है। और ये जो ग्रेना है ये किसके ग्रुप होते हैं, थाइलेकॉइड के, ठीक है। ये एक क्या है, थाइलेकॉइड, बहुत सारे थाइलेकॉइड आपस में स्टैक ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हमने कह दिया ग्रेना। ओके, अब देखो सुनो, मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा थाइलेकॉइड है, अच्छा इससे पहले एक और चीज सुन लो, ये थाइलेकॉइड है, स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड, तो हमने कह दिया ग्रेना, ठीक है। तो ऐसे थाइलेकॉइड जो क्या करते हैं, ग्रेना का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे थाइलेकॉइड जो आपस में एक के ऊपर एक प्रेजेंट होते हैं और ग्रेना को फॉर्म करते हैं, ग्रेना बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्रेना थाइलेकॉइड। ग्रेना थाइलेकॉइड, ये जो थाइलेकॉइड है ना, ये जो ग्रेना है, इसमें ये एक थाइलेकॉइड, ये दूसरा थाइलेकॉइड, ये तीसरा, चौथा, 4 थाइलेकॉइड आपस में मिलकर एक ग्रेना बनाया, तो इस थाइलेकॉइड को हम कहते हैं ग्रेना थाइलेकॉइड। और ये जो थाइलेकॉइड है जो ऐसे सिंगल प्रेजेंट है अकेले, इससे हम कहते हैं स्ट्रोमा थाइलेकॉइड। ये चीज डिस्कस कर चुके हम लोग, यहाँ पे एक बार और मैंने बोल दिया, याद दिला दिया, तो वापस से सुनो। ग्रेना जिसमें लाइट रिएक्शन होता है, मेम्ब्रेनस पार्ट, और ये ग्रेना किससे बना है, थाइलेकॉइड से। बहुत सारे थाइलेकॉइड आपस में स्टैक की तरफ प्रेजेंट है ग्रुप बना के, तो हमने कह दिया ग्रेना। और जो थाइलेकॉइड जो ऐसे स्टैक की तरफ प्रेजेंट है और ग्रेना फॉर्म कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्रेना थाइलेकॉइड। और ऐसे थाइलेकॉइड जैसे सिंगल प्रेजेंट है, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं स्ट्रोमा थाइलेकॉइड। ओके, अब सुनो ध्यान से, ये जो हमारा थाइलेकॉइड है ना, ये थाइलेकॉइड, एक थाइलेकॉइड को मैं जूम करूंगा, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे तो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट था, ओके, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ये ग्रेना था, ग्रेना, ओके। थाइलेकॉइड थे, थाइलेकॉइड एक के ऊपर एक थाइलेकॉइड मिलकर ग्रेना फॉर्म कर रहे थे, मेम्ब्रेनस पार्ट जिसमें लाइट रिएक्शन हो रहा था, ओके। अब ये हमारा एक थाइलेकॉइड है, ओके। इस थाइलेकॉइड को मैंने क्या किया, जूम कर दिया। ग्रेना में क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है, ओके। और ग्रेना किससे बना है, बहुत सारे थाइलेकॉइड के स्टैक से। तो मैं क्या करूंगा, एक थाइलेकॉइड को जूम करके अच्छे से समझेंगे उस थाइलेकॉइड के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये रहा हमारा थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड में देखो, ये रहा, ये जो इतनी सी मोटी सी तुम्हें दिख रही है परत, ये क्या है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, ओके। ये हमारा थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट देखो, थाइलेकॉइड में जो अंदर वाला जो रीजन है, थाइलेकॉइड के अंदर में जो लिक्विड पार्ट है, इसे हम कहते हैं ल्यूमेन। और बाहर की तरफ जो पार्ट है थाइलेकॉइड के, उसे हम कहेंगे स्ट्रोमा। क्यों, क्योंकि देखो ये जो हमारा थाइलेकॉइड है, ये थाइलेकॉइड ये कहाँ, स्ट्रोमा में ही तो प्रेजेंट है। तो थाइलेकॉइड के अंदर वाले पार्ट को तो मैंने कह दिया ल्यूमेन, और थाइलेकॉइड के बाहर वाले पार्ट को यहाँ पे पूरा क्या प्रेजेंट होगा, स्ट्रोमा। तो उसी तरीके से थाइलेकॉइड के अंदर वाले रीजन को, अंदर वाला जो पार्ट है उसे हम कह देंगे ल्यूमेन, और बाहर में जो पार्ट है उसे हम कहेंगे स्ट्रोमा, ओके। थाइलेकॉइड के अंदर क्या है, ल्यूमेन, थाइलेकॉइड के बाहर स्ट्रोमा प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं अब हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की। क्या कहा था मैंने, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जरूरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जरूरी होते हैं। याद करो जब मैं क्लोरोफिल पढ़ा रहा था आपको, कौन सा लेक्चर में पढ़ाया था, पिगमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, जो लेक्चर था हम लोग का, लेक्चर नंबर 5 था शायद। उसमें मैं आपको क्लोरोफिल जब पढ़ा रहा था तो हमने क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की बात की थी। मैंने कहा था एक क्लोरोफिल का एक हेड होता है और एक टेल होता है, स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। मैंने कहा था याद करो, जो टेल पार्ट होता है, टेल पार्ट क्लोरोफिल का, वो एम्बेडेड होता है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में, और हेड पार्ट बाहर की तरफ होता है। तो इस तरीके से आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि मैं यहाँ क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बोला था मैंने, जब मैं क्लोरोफिल आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको कहा था जो क्लोरोफिल होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक हेड पार्ट होता है, एक टेल पार्ट होता है। जो टेल पार्ट होता है क्लोरोफिल का, वो एम्बेडेड होता है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में। तो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि यानी कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होते हैं थाइलेकॉइड में। समझे बात को, मैंने पढ़ाया था उस समय आपको कि क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर, उसमें एक हेड होता है, एक टेल होता है। टेल पार्ट जो होता है क्लोरोफिल का, वो एम्बेडेड होता है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में। तो आप कह सकते हो क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में। और क्लोरोफिल क्या है, एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है हमारा। तो अगर आपसे कोई सवाल करे कि जो हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आप कहना क्लोरोप्लास्ट में।
कोई पूछ ले क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ होता है, तो आप कहना ग्रेना में। कोई पूछ ले ग्रेना में भी कहाँ होता है, तो कहना थाइलेकॉइड में। और अगर फिर से कोई पूछ ले थाइलेकॉइड में कहाँ होता है, तो बोल देना थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ओके, अब यहाँ पे आपको ये ऐसे देखो, ये स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ना, जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ये ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है। जो हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, ये थाइलेकॉइड के जो मेम्ब्रेन है उसमें कैसे प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप के फॉर्म में। अब ये देखो, बहुत समझ लो कि बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है और इन्होंने ऐसे क्या कर लिया, एक एक ग्रुप बना लिया। ये जो ग्रुप है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का, इन्हें हम कहते हैं क्वांटाजोम। ओके, क्वांटाजोम कहते हैं। क्वांटाजोम क्या है, ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। तो एक क्वांटाजोम में आपको टोटल कम से कम 250 से लेकर 400 के रेंज में पिगमेंट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। पिगमेंट मॉलिक्यूल यानी कि वही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा एक क्वांटाजोम के अंदर 250 से 400। ओके, अब एक और चीज यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जब मैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ मैं क्लोरोफिल ए की बात नहीं कर रहा। ये जो क्वांटाजोम है, ये जो ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, जो कि 250 और 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल का ग्रुप है, 250 से 400 के बीच में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल है उसका ग्रुप है, इसमें सिर्फ क्लोरोफिल ए ही नहीं होंगे, क्लोरोफिल ए होंगे, क्लोरोफिल बी होंगे और कैरोटिनॉइड्स भी होंगे। क्योंकि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स काम आते हैं वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स। तो ये जो हमारा थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, इसमें ये जो ग्रुप है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का, ये जो ग्रुप है जिसमें 250 से 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है एक क्वांटाजोम में, ठीक है। ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को हमने क्वांटाजोम का, इसमें आपको क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स तीनों तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिल जाएंगे जो कि ग्रुप बनाए हुए। तो ये एक 250 से 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल का ग्रुप जिसे हमने क्वांटाजोम कहा, ऐसे इस तरीके से एक और क्वांटाजोम, बहुत सारे क्वांटाजोम प्रेजेंट है। साथ ही साथ क्वांटाजोम के अलावा आपको दो प्रोटीन देखने को मिलेगा, दो तरह के प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में, एक F0 और एक F1, ठीक है। इनका काम होता है किसमें, लाइट रिएक्शन में। जिस तरीके से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइट रिएक्शन में काम आते हैं, उसी तरीके से ये भी काम आते हैं, ठीक है। F0 और F1 प्रोटीन, या और इन दोनों को एक साथ हम कहते हैं क्या, ऑक्सीजोम पार्टिकल्स। F1 और F0 पार्टिकल ये क्या है, प्रोटीन है। इन्हें हम एक साथ कहेंगे ऑक्सीजोम पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। ऑक्सीजोम पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब एक चीज ध्यान से सुनिए, ये जो प्रोटीन है F0 और F1 प्रोटीन, आप देखो जो F0 प्रोटीन है हमारा, मान लो ये जो मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ, ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है। तो आप देखो F0 प्रोटीन जो है वो इस तरीके से थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में ऐसे इम्बेडेड है, धंसा हुआ है, ठीक है। ऐसे धंसा हुआ है, इम्बेडेड है, ओके, धंसा हुआ है, इम्बेडेड है, ओके। और जो F1 प्रोटीन है वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के सरफेस पे से प्रेजेंट है, सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, ओके, सरफेस के ऊपर। और F0 अंदर एम्बेडेड, धंसा हुआ, और F1 सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। तो हम जानते हैं, हमने सेल बायोलॉजी में पढ़ के रखा है, ऐसे प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं, धंसे हुए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। तो F0 इज अ इंटीग्रल प्रोटीन और F1 इज अ पेरिफेरल प्रोटीन, यानी कि ऐसे प्रोटीन जो सरफेस पे पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन के सरफेस पे, ओके। तो F0 एक इंटीग्रल प्रोटीन है, F1 एक पेरिफेरल प्रोटीन है, ओके। चलिए अब यहाँ पे सुनिए ध्यान से, ये जो F0 और F1 प्रोटीन है ना, इसी में आपको एटीपी मिलेगा, इसी से एटीपी बनता है। F0 और F1 जो प्रोटीन है, इसी में मतलब एटीपी बनेगा। जो एटीपी मैंने कहा था ना, लाइट रिएक्शन के टाइम एटीपी बनता है, यहीं पे बनता है, ओके। क्वांटाजोम भी काम आता है इन पूरे प्रोसेस में। कैसे बनता है ये सब चीजें हम आगे जानेंगे, ओके। तो अभी देखो हमने क्या किया, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हमने ये थाइलेकॉइड जो हमारा मेम्ब्रेन था, थाइलेकॉइड जो हमारा स्ट्रक्चर था, इसको हमने जूम करके देखा, ओके। हमने कहा कि इसके थाइलेकॉइड के अंदर में जो पार्ट है उसे ल्यूमेन और बाहर की तरफ जो है वो स्ट्रोमा। थाइलेकॉइड में जो पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, वो ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में, और उस ग्रुप को हम कहते हैं क्वांटाजोम। एक क्वांटाजोम में 250 से लेकर 400 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा।
फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल यानी कि क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स तीनों। फिर हमने कहा F0 और F1 प्रोटीन होते हैं। ओके, ये जो F0 और F1 प्रोटीन है इनको एक साथ हम ऑक्सीजोम पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। इसी एलिमेंट्री पार्टिकल्स में एटीपी बनता है। एटीपी बनता है, कैसे बनता है आगे जानेंगे। F0 एक इंटीग्रल प्रोटीन है, F1 एक पेरिफेरल प्रोटीन है। ओके, अब बात आती है इस क्वांटाजोम की। हमने थाइलाकॉइड को जूम करके देखा, अब हम थोड़ा क्वांटाजोम को जूम करके देखते हैं और क्वांटाजोम के बारे में थोड़ा जानते हैं। ओके, कि जो 250 से 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल है किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, क्वांटाजोम में क्या होता है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक क्वांटाजोम को जूम करके दिखाया है। ठीक है, मैंने क्या कहा, क्वांटाजोम क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स। तो आपको क्वांटाजोम में ये पूरा का पूरा क्या मिलेगा, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेगा, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है और साथ ही साथ मिलेगा एक रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर क्या है मैं भी आपको बताऊंगा। देखो, ये हमारा क्या है, क्वांटाजोम। क्वांटाजोम में पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, कैसे पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स, ये सारे के सारे ऐसे ग्रुप में प्रेजेंट है। क्योंकि हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। और हायर प्लांट्स में कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आपको मिलेंगे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और मिलेंगे कैरोटीनॉइड्स। तो ये सब जो इतने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है ये सब ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में और उस ग्रुप को हम कहते हैं क्वांटाजोम। तो ये रहा पूरा ग्रुप पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का। कौन कौन से पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। अब देखिए, मान लो 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल है। ये जो क्वांटाजोम जिसको हम लोग जूम करके देख रहे हैं, मान लो इसमें कितना पिगमेंट मॉलिक्यूल है। ये जो पूरा का पूरा पिगमेंट मॉलिक्यूल है इसमें कितने पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, 400। क्योंकि 250 से 400 के बीच में रेंज होता है, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल जो है यहाँ इस क्वांटाजोम में प्रेजेंट है। अब देखो, इन 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स में से कोई एक क्लोरोफिल ए होगा जो कि रिएक्शन सेंटर का काम करेगा। जैसे ये वाला देखो, ये जूम करने दो, यहाँ पे देखो बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ग्रुप है। इस ग्रुप में मान लो 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल का ग्रुप है जिसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स है। इन 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स में से कोई एक क्लोरोफिल ए जो होगा, एक यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, देखो कोई एक क्लोरोफिल ए जो होगा वो रिएक्शन सेंटर का काम करेगा और बाकी के जो 399 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो यहाँ ऐसे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इन्हें हम कहेंगे LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। सुनना, मैंने क्या कहा, ये हमारे ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, क्वांटाजोम। ओके, जूम करके मैंने दिखाया। इस क्वांटाजोम में हमने कहा कि चलो मान लेते हैं टोटल 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल है। तो इन 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स में से कोई एक क्लोरोफिल ए जो है वो रिएक्शन सेंटर का काम कर रहा है और बाकी जो 399 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है इन्हें हमने कह दिया LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना मॉलिक्यूल्स। ओके, एंटीना मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे देखो, कंफ्यूज मत होना आप। बहुत आप लोग सोच रहे हो क्या कि 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है तो इसमें से मैंने क्या कहा, एक क्लोरोफिल ए है। तो ऐसा मत सोच लेना कि इन जो 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स में से जो क्लोरोफिल ए का नंबर है वो सिर्फ एक ही है और बाकी क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स ये टोटल 399 है जिन्हें हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, सुनो ध्यान से। 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल में से लेट से 200 क्लोरोफिल ए है, 150 क्लोरोफिल बी है और कैरोटीनॉइड्स 50 है। ठीक है, तो टोटल 400 का हमारा हिसाब यहाँ पे बन गया। अब बहुत स्टूडेंट क्या सोचते हैं ना कि 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ एक जो होता है वो क्लोरोफिल ए होता है, बाकी 399 जो होता है वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, यानी कि बहुत जन सोचते हैं कि क्लोरोफिल सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है और बाकी जो 399 होते हैं वो क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स होते हैं। ये बहुतों के मन में डाउट आता है, ऐसा नहीं होता। 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल में से लेट से क्लोरोफिल ए 200 है, क्लोरोफिल बी 150 है, कैरोटीनॉइड 50 है। इन 200 क्लोरोफिल ए में से कोई एक क्लोरोफिल ए होगा जो रिएक्शन सेंटर होगा, बाकी जो 199 क्लोरोफिल ए होगा वो LHC में आएगा। ठीक है, और 150 क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स ये भी LHC में आएगा। तो हमारे 399 पिगमेंट मॉलिक्यूल। स्टूडेंट क्या सोच लेते हैं, जो 399 जो बाकी के LHC बचे इसमें सिर्फ क्लोरोफिल बी है और कैरोटीनॉइड्स है, क्लोरोफिल ए है ही नहीं। नहीं, ये LHC में क्लोरोफिल ए भी है। जैसे कि अगर 200 क्लोरोफिल है ए है तो कोई एक ही क्लोरोफिल ए होगा जो रिएक्शन सेंटर की तरह काम करेगा,
बाकी 199 जो हमारे क्लोरोफिल ए है वो LHC या एंटीना मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। समझे बात को? जो हमारे LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यानी ये जो 399 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है इन्हें हम एंटीना मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। अब सुनो, अब ध्यान से सुनो। फोटोन, ये जो हमारे जितने भी पिगमेंट्स हैं यहाँ पे, इन सब के ऊपर क्या गिरता है? लाइट गिरा। फोटोन, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी कैसे, किस फॉर्म में होता है? फोटोन के फॉर्म में। तो याद करो, जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था, कौन सा लेक्चर, लेक्चर नंबर 5, पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, तो उनमें मैंने आपको कहा था जो एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं यानी कि क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, जो लाइट से जो एनर्जी आती है, जो फोटोन आती है, उसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा क्लोरोफिल ए था, याद करो, उसे फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन से। याद आया? लेक्चर नंबर 5 में मैंने पढ़ाया था आपको। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? लाइट गिर रहा है, तो ये सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स और रिएक्शन सेंटर सबके ऊपर गिर रहा होगा लाइट। ठीक है, लाइट गिर रहा होगा। तो ये जो फोटोन, लाइट में क्या एनर्जी है? फोटोन। तो ये जितने भी हमारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है ना, ये क्या करते हैं, और जो हमारा रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है और साथ ही साथ जो LHC जो मॉलिक्यूल्स है 399 पिगमेंट मॉलिक्यूल, ये सब क्या करेंगे? लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा, हाई एनर्जी लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो जितने भी हमारे जो लाइट हार्वेस्टिंग के जो एंटीना मॉलिक्यूल्स है, ये क्या करेंगे? अपनी जितने भी एंटीना मॉलिक्यूल्स है, ये अपने सारे एनर्जी रिएक्शन सेंटर की तरफ भेज देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। ये देखो, लाइट जो है फोटोन, लाइट में जो एनर्जी है क्या? फोटोन। ठीक है, वो गिरा इन सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो LHC है यानी कि एंटीना मॉलिक्यूल्स, और साथ ही साथ रिएक्शन सेंटर पे। तो हमारे जितने भी LHC एंटीना मॉलिक्यूल्स थे, उन लोगों का क्या हुआ? एनर्जी लेवल हाई हुआ। साथ ही साथ रिएक्शन सेंटर जो हमारा क्लोरोफिल ए है, इसका भी एनर्जी लेवल हाई हुआ। तो जो हमारे जितने भी एंटीना मॉलिक्यूल्स थे, वो सब अपना एनर्जी क्या किए? अपना एनर्जी रिएक्शन सेंटर की तरफ फॉरवर्ड कर दिए, रिएक्शन सेंटर की तरफ फॉरवर्ड कर दिए। ओके, ये यहाँ से इसके तरफ ऐसे जाके पूरा, यानी कि रिएक्शन सेंटर के पास सारा एनर्जी जो था भेज दिए। ओके, तो अब इससे क्या होता है? देखो, रिएक्शन सेंटर जो हमारा एक क्लोरोफिल ए था, इसके पास पूरा बाकी सारे एंटीना मॉलिक्यूल्स 399 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का एनर्जी मिल गया, बहुत ज्यादा एनर्जी आ गया। क्लोरोफिल ए क्या हो गया? एक्साइट हो गया। एक्साइटेड हुआ तो जो इलेक्ट्रॉन था वो बाहर निकल आया। ठीक है, बाहर निकल आया, इलेक्ट्रॉन जो था वो बाहर निकला। क्लोरोफिल ए का एनर्जी इतना ज्यादा बढ़ गया। एक तो देखो, क्लोरोफिल ए खुद लाइट एब्जॉर्ब किया, और साथ ही साथ जितने भी एंटीना मॉलिक्यूल्स थे वो लोग भी अपना लाइट अब्जॉर्ब करके जो एनर्जी था वो क्लोरोफिल ए की तरफ भेज दिए। एनर्जी यानी क्या? इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना। तो जो क्लोरोफिल ए था वो एक्साइट हो गया, बहुत ज्यादा एनर्जी आ गया उसके पास, एनर्जी का भंडारा आ गया। तो क्लोरोफिल ए से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गया। अब यही जो इलेक्ट्रॉन है, ये आगे जाके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कराएगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस शुरू होगा वो इस इलेक्ट्रॉन के वजह से शुरू होगा। ठीक है, जो कि किससे निकल के आया है? क्लोरोफिल ए से। कैसे निकला इस क्लोरोफिल ए से? जो कि हमारा रिएक्शन सेंटर है, क्योंकि जो लाइट एनर्जी आया तो सारे के सारे जो एंटीना मॉलिक्यूल्स थे 399 वो तो एक्साइट हो गए। साथ ही साथ हमारा क्लोरोफिल ए के ऊपर भी लाइट गिरा तो वो भी एक्साइट हो गया। तो जितने भी एंटीना मॉलिक्यूल्स थे वो अपना सारा एनर्जी फॉरवर्ड कर दिए रिएक्शन सेंटर की तरफ, और रिएक्शन सेंटर के पास खुद का भी एनर्जी था क्योंकि उसके ऊपर भी लाइट गिरी थी। तो एनर्जी का पूरा भंडारा आ गया रिएक्शन सेंटर, यानी कि जो हमारा एक क्लोरोफिल ए है इसके पास पूरा एनर्जी का भंडारा आ गया। तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, यही आगे जाके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कराएगा। ठीक, अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है ना, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है फोटोसिंथेसिस में, याद रखिए इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अगले एंड पे एक प्राइमरी एक्सेप्टर रहता है जो इस इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और आगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को रन कराएगा। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किसके वजह से शुरू हुआ? इस इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से। जब जितने भी एंटीना मॉलिक्यूल्स थे ये एक्साइट हुए, क्लोरोफिल हमारा एक्साइट हुआ, ज्यादा एनर्जी आ गया भंडारा, तो ये इलेक्ट्रॉन निकला क्लोरोफिल से। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो एक एंड पे एक एक्सेप्टर रहेगा जो इस इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा
और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। प्राइमरी एक्सेप्टर कहते हैं उसे, ठीक है। प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, ये चीज हम आगे जानेंगे। अभी के लिए इतना जान लो कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो अगले एंड पे, अगले छोर पे एक प्राइमरी एक्सेप्टर रहता है जो उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है, एक्सेप्ट करता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, रन कराता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी, हाई एनर्जी रहेगी। क्यों? क्योंकि देखो जब लाइट गिरा तो सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर गिरा, ठीक है। सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल यानी कि जो हमारे एंटीना मॉलिक्यूल्स थे और रिएक्शन सेंटर सबके ऊपर गिरा, ठीक है। तो अब देखो एंटीना मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब लाइट एनर्जी गिरा तो जो एंटीना मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपना एनर्जी किसके तरफ भेज देते, रिएक्शन सेंटर की तरफ। और रिएक्शन सेंटर जो है हमारा क्लोरोफिल ए है, तो क्लोरोफिल ए के ऊपर भी लाइट गिरा था, तो क्लोरोफिल ए के पास तो उसका खुद का एनर्जी है, साथ ही साथ इतना सारा एंटीना मॉलिक्यूल्स का एनर्जी भी आ गया, ठीक है। तो हमारा जो क्लोरोफिल ए था उसके अंदर बहुत एनर्जी का ब्रह्मांड आ गया, पूरा बहुत भंडारा था एनर्जी का। तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकला फटाक से, वो इलेक्ट्रॉन बहुत हाई एनर्जी का होगा, ठीक है। और ये हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा, वो जाके किसके पास जाएगा, एक प्राइमरी एक्सेप्टर होता है जो इसको एक्सेप्ट करेगा और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रन होगा। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का शुरुआत कैसे हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कि क्लोरोफिल ए से निकला, जब क्लोरोफिल ए एक्साइट हुआ। ऑलराइट, अब नेक्स्ट देखिए, ये जो हमारे एंटीना मॉलिक्यूल्स है ना, ये फोटोसिंथेसिस को एफिशिएंट बनाते हैं, मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट। लाइट तो सबके ऊपर गिर रहा था, लाइट तो रिएक्शन सेंटर के ऊपर भी गिरा था, ठीक है। लेकिन रिएक्शन सेंटर से जो लाइट, रिएक्शन सेंटर पे लाइट गिरता और इलेक्ट्रॉन निकलता, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास उतना ज्यादा एनर्जी नहीं होता, बड़ा ही लो एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन रहता वो, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शायद आगे बढ़ता भी नहीं, ठीक है। लेकिन देखो जब लाइट गिरा तो सिर्फ क्या वो रिएक्शन सेंटर के ऊपर गिरा, सिर्फ क्लोरोफिल ए के ऊपर गिरा, सिर्फ एक क्लोरोफिल ए के ऊपर गिरा, नहीं नहीं, पूरे एंटीना मॉलिक्यूल्स के ऊपर गिरा। और ये जो एंटीना मॉलिक्यूल्स थे ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को एफिशिएंट बनाते हैं। कैसे? एंटीना मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब फोटोन आता है, लाइट गिरता है, तो ये एक्साइट हो जाते हैं और अपनी एनर्जी को रिएक्शन सेंटर की तरफ बढ़ा देते हैं। तो रिएक्शन सेंटर के पास खुद की एनर्जी और साथ ही साथ एंटीना मॉलिक्यूल्स की जो पूरे एनर्जी की भंडार है वो भी रिएक्शन सेंटर के पास पहुंच गया। तो जो इलेक्ट्रॉन निकला रिएक्शन सेंटर से वो हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन निकला, जो कि इजिली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को आगे रन करेगा। इसीलिए एंटीना मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस को ज्यादा एफिशिएंट बना रहा है, मोर एफिशिएंट बना रहा है। कैसे? एंटीना मॉलिक्यूल्स अपना जितना भी एनर्जी है जो लाइट से मिला है वो सब रिएक्शन सेंटर की तरफ फॉरवर्ड कर देते हैं, ये एक सिंगल क्लोरोफिल ए की तरफ फॉरवर्ड कर देते हैं, जिसके कारण क्लोरोफिल ए के पास एनर्जी का भंडार आ जाता है और तब जो इलेक्ट्रॉन निकलता है क्लोरोफिल ए से वो हाई एनर्जी रहता है। तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो बड़ा ही इफिशियंटली रन होता है। तो एंटीना मॉलिक्यूल्स मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट। और ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल, बाकी जो 399 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स थे रिएक्शन सेंटर के अलावा, इन्हें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया? क्योंकि ये क्या करते हैं, लाइट को हार्वेस्ट करते हैं, लाइट को हार्वेस्ट करते हैं, लाइट को हार्वेस्ट करते हैं, एनर्जी आता है और इस सारे एनर्जी को फॉरवर्ड कर देते हैं रिएक्शन सेंटर की तरफ। इसे एंटीना मॉलिक्यूल्स क्यों कहा गया? क्योंकि देखो जब पहले के समय में या फिर अभी भी देखोगे टाटा स्काई वो सब जो होता है ऊपर एंटीना लगाते हैं, तो ऊपर एक ऐसे देखना, जब भी कोई टीवी चलेगा ना, टीवी टीवी समझ लो ये टीवी है, इसको चलने के लिए ऊपर एक टाटा स्काई का ऐसे एंटीना लगा रहता है, छत पे जाके देखना, ठीक है। ये एंटीना क्या करता है, सारे जो ऊपर से जितना भी सिग्नल विग्नल आ रहा है उसको इकट्ठा करता है और टीवी की तरफ भेजता है, तो इकट्ठा करने का काम कर रहा है। तो इसी तरीके से नाम पड़ा एंटीना मॉलिक्यूल्स इन मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि ये भी मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर भी लाइट गिर रहा है और एनर्जी को इकट्ठा करके फॉरवर्ड कर दे रहे हैं किसके तरफ, जितने भी हमारे जो मॉलिक्यूल्स थे वो एंटीना मॉलिक्यूल्स वो फॉरवर्ड कर दे रहे रिएक्शन सेंटर की तरफ, इसीलिए नाम पड़ा एंटीना मॉलिक्यूल्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है क्योंकि लाइट को हार्वेस्ट करते हैं, लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं और एनर्जी को भेज देते हैं रिएक्शन सेंटर की तरफ। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, ये जो हमारे क्वांटाजोम होते हैं ये प्रोटीन बाउंडेड होते हैं, ठीक है। इनके बाहर ऐसे प्रोटीन का एक बाउंड्री होता है, प्रोटीन बाउंडेड होते हैं। ऑलराइट, तो हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन करा देता हूँ। हमारा ये क्या था, पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट था, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना जिसमें होता है लाइट रिएक्शन, ठीक है।
और यहाँ पे लिक्विड पार्ट स्ट्रोमा, ग्रेना में एक हमारा ये थाइलाकॉइड, इस थाइलाकॉइड को हमने जूम किया, थाइलाकॉइड के अंदर वाले पार्ट को हमने कहा ल्यूमन और बाहर वाले को स्ट्रोमा। थाइलाकॉइड में हमने कहा कि ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्वांटासोम, 250 से 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल का रेंज होता है। ओके, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहाँ होते हैं? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। ओके, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, थाइलाकॉइड में होते हैं, मोर प्रिसाइजली पूछे तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होते हैं क्वांटासोम, यानी कि ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। साथ ही साथ F0 और F1 प्रोटीन भी होते हैं। F0 इंटीग्रल प्रोटीन है, मेम्ब्रेन में बाउंड होता है, एम्बेडेड होता है। F1 पेरिफेरल या सरफेस प्रोटीन है। दोनों को एक साथ ऑक्सीजोम या पार्टिकल्स, ऑक्सीजोम पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, ओके, ऑक्सीजोम पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। अब ध्यान से सुनो, उसका फिर हमने ये क्वांटासोम को जूम किया और पूरा ये पूरी बात है जो मैंने अभी आपको समझाई। ओके, अब यहाँ पे सुनो, कोई आपसे पूछे कि फोटोसिंथेसिस की शुरुआत कब हुई, कब हुई, जब, तो आप कहना, तब आप कहोगे कि जब ये इलेक्ट्रॉन निकला, जैसे ही हमारा क्लोरोफिल ए एक्साइट हुआ, जैसे ये सारे एंटीना मॉलिक्यूल एक्साइट हुए लाइट के गिरने की वजह से और अपनी एनर्जी को रिएक्शन सेंटर की तरफ सेंड किए, और रिएक्शन सेंटर के अंदर एनर्जी का भंडारा था और इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला जो कि हाई एनर्जी वाला था। ये क्या किया? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की शुरुआत की। ठीक है, तो यहाँ से फोटोसिंथेसिस की शुरुआत हुई इस जगह से। ठीक है, इस जगह से फोटोसिंथेसिस की शुरुआत हुई जब यहाँ पे लाइट गिरा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्वांटासोम ही तो कहते हैं। तो क्वांटासोम को फोटोसिंथेटिक यूनिट्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं से फोटोसिंथेसिस की शुरुआत होती है, यहीं से ये इलेक्ट्रॉन निकलता है जो कि आगे जाके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को रन कराता है। तो क्वांटासोम आर नोन एज फोटोसिंथेटिक यूनिट्स। ठीक है, ये जो क्वांटासोम है इसके दो और नाम है। इसे पिगमेंट सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि देखो बहुत सारे पिगमेंट्स है सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं। ओके, ताकि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाए और फोटोसिंथेसिस की शुरुआत हो पाए। इसे फोटो सिस्टम भी कहा जाता है, क्वांटासोम को फोटो सिस्टम। क्यों? क्योंकि देखो लाइट गिरा, फोटोन गिरा और पूरा का पूरा सिस्टम एक्टिवेट हुआ। ओके, और समझ रहे हो ना? तो क्वांटासोम आर ऑल्सो नोन एज पिगमेंट सिस्टम और फोटो सिस्टम। तो कहीं पे अगर फोटो सिस्टम लिखा दिख जाए तो समझ जाना क्वांटासोम का एक और नाम है। ओके, पिगमेंट सिस्टम भी कहा जाता है क्वांटासोम को। अब ये जो फोटो सिस्टम है, यानी कि हमारा क्वांटासोम है, ये जो फोटो सिस्टम है, ये दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। यानी कि जो क्वांटासोम है ये दो तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर के बेसिस पे, यानी कि जो हमारा एक क्लोरोफिल ए है, एक क्लोरोफिल ए, रिएक्शन सेंटर हमेशा एक क्लोरोफिल ए ही होगा। ओके, भले ही इन 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल में से 200 क्लोरोफिल ए है और 150 क्लोरोफिल बी है, 50 कैरोटीनॉइड्स है, लेकिन इन 200 क्लोरोफिल ए में से कोई एक होगा जो रिएक्शन सेंटर होगा। बाकी 199 जो होंगे क्लोरोफिल ए, ये LHC का पार्ट होंगे या एंटीना मॉलिक्यूल्स का पार्ट होंगे। ओके, तो इस रिएक्शन सेंटर के बेसिस पे, ये जो हमारा रिएक्शन सेंटर है इसके बेसिस पे जो हमारा फोटो सिस्टम यानी कि क्वांटासोम, ठीक है, तो ये जो फोटो सिस्टम है ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, क्या क्या होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, तो मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन सेंटर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम बोल लो। क्वांटासोम को तो हम फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन सेंटर, कि रिएक्शन सेंटर किस तरीके का है, उसके बेसिस पे दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं। फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 का जो शॉर्ट में हम इसे PS1 बोलते हैं, इसका जो रिएक्शन सेंटर है, ठीक है, ये P700 नाम दिया हमने। ओके, P700 क्लोरोफिल ए, एक क्लोरोफिल ए ही तो हमारा रिएक्शन सेंटर होगा। और फोटो सिस्टम 2 जिसे हम शॉर्ट में PS2 कह रहे हैं, उसका जो रिएक्शन सेंटर होगा यानी कि एक क्लोरोफिल ए, ये जो रिएक्शन सेंटर होगा इसको हमने P680 कहा। तो दो डिफरेंट तरह के रिएक्शन सेंटर हमको देखने को मिले, उसके बेसिस पे हमने दो फोटो सिस्टम बना डाला, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। ठीक है, अब ये P700 P680 का मतलब क्या है? देखो 700 और 680 का मतलब है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन नैनोमीटर। ठीक है, और P का मतलब है पीक या लिमिट। तो अगर फोटो सिस्टम 1 पे अगर मान लो जो फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है उस पर अगर लाइट गिरेगा तो अगर मैक्सिमम 700 नैनोमीटर जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, 700 नैनोमीटर तक के लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर। और फोटो सिस्टम 2 का जो रिएक्शन सेंटर है उस पर अगर लाइट गिरा, फोटोन, जो फोटोनिक एनर्जी, जो लाइट गिरा,
680 नैनोमीटर जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, मैक्सिमम 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट को हमारा फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्ब कर पाएगा, और फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है वो मैक्सिमम पीक, मैक्सिमम लिमिट क्या है, 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, अब देखो, मान लो क्या, ये तो हमारा वो है, क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड है। ठीक है, थाइलाकॉइड, अंदर में ल्यूमेन, ये हमारा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, इसमें बहुत सारे क्या है, फोटो सिस्टम प्रेजेंट है। फोटो सिस्टम यानी क्वांटासोम को हमने फोटो सिस्टम कहा। अब इसमें से कुछ फोटो सिस्टम जो होंगे वो फोटो सिस्टम 1 होंगे, कुछ फोटो सिस्टम होंगे वो फोटो सिस्टम जो होंगे वो फोटो सिस्टम 2 होंगे, कुछ 1 होंगे कुछ 2 होंगे। किस बेसिस पे, रिएक्शन सेंटर के बेसिस पे। ठीक है, लाइट गिरेगा तो जो PS1 जो होंगे फोटो सिस्टम 1 वो मैक्सिमम 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, और जो PS2 होंगे, कुछ कुछ जो फोटो सिस्टम होंगे जो PS2 होंगे वो मैक्सिमम 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ओके, तो इसमें से बटा होगा, कोई PS1 होगा कोई PS2 होगा। ऑलराइट, अब देखो, जब लाइट गिरता है, लाइट जब गिरेगा तो साइमल्टेनियसली सारे फोटो सिस्टम के ऊपर गिरेगा। ठीक है, लाइट जब गिरता है तो साइमल्टेनियसली सारे फोटो सिस्टम के ऊपर गिरता है और सारे फोटो सिस्टम एक साथ एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आप सोच रहोगे तो फिर ये PS1 और PS2 नाम कैसे मिला। बहुत बच्चे सोचने लग जाते हैं कि PS1 पहले एक्टिवेट होता है, PS2 बाद में एक्टिवेट होता है। नहीं, लाइट तो साइमल्टेनियसली गिरता है, तो सारे फोटो सिस्टम एक साथ ही एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, एक्टिवेट हो जाते हैं सारे फोटो सिस्टम एक साथ ही। तो फिर PS1 PS2 नाम क्यों? क्योंकि बहुतों को लगता है PS1 जो होता है वो पहले एक्टिवेट होता होगा इसलिए PS1, PS2 जो है वो बाद में एक्टिवेट होता होगा इसलिए PS2। नहीं, सारे फोटो सिस्टम 1 और 2 सबके सब जितने भी है, दोनों तरह के फोटो सिस्टम ये एक साथ एक्टिवेट होते हैं। तो इसको PS1 क्यों कहा गया और इसे PS2? ये कहा गया नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी। फोटो सिस्टम 1 यानी कि PS1 हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पहले डिस्कवर किया गया था। ठीक है, इस तरीके के जो फोटो सिस्टम है जिनका रिएक्शन सेंटर मैक्सिमम 700 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ये सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हुई थी। बाद में जाके फोटो सिस्टम 2 की डिस्कवरी हुई थी, तो पता चला तो फोटो सिस्टम 2 का जो रिएक्शन सेंटर है वो मैक्सिमम लाइट जो होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वो 680 नैनोमीटर तक का ही एब्जॉर्ब कर पाता है। ओके, तो ये डिस्कवरी जो है, नेम जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी है। ठीक है, और देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन सेंटर 2 टाइप के फोटो सिस्टम हमने पढ़ा। ठीक है, 2 तरह के रिएक्शन सेंटर तो 2 तरह के फोटो सिस्टम। अब एक एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये हमारा प्लांट है। ठीक है, प्लांट में क्या है, प्लांट का ग्रीन पार्ट लीफ है, लीफ में क्या है, सेल्स है। ठीक है, सेल्स के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या, ग्रेना, ग्रेना किससे बना, थाइलाकॉइड, बहुत सारे थाइलाकॉइड, स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड। ये रहा हमारा थाइलाकॉइड। ठीक है, थाइलाकॉइड, और थाइलाकॉइड के अंदर होगा क्या, फोटो सिस्टम होगा, क्वांटासोम होगा। तो मान लो लाइट गिरा 680 नैनोमीटर या उससे कम का, तो बताओ कौन सा फोटो सिस्टम एक्टिवेट होगा, कौन सा फोटो सिस्टम काम करेगा। लाइट जो गिर रहा है उसका वेवलेंथ जो है वो 680 नैनोमीटर या 680 नैनोमीटर से कम है। तो देखो 680 नैनोमीटर से कम, क्योंकि देखो रिएक्शन सेंटर 2, फोटो सिस्टम 2 का जो रिएक्शन सेंटर है उसका मैक्सिमम 680 है, और यहाँ 680 या 680 से बिलो गिरा है, तो PS2 एक्टिवेट होगा। और PS1 का तो मैक्सिमम लिमिट 700 है, तो 680 तो कुछ भी नहीं है इसके लिए। तो 680 नैनोमीटर ऑफ लाइट पे फोटो सिस्टम 1 भी एक्टिवेट हो जाएगा, फोटो सिस्टम 1 का भी रिएक्शन सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब 680 नैनोमीटर का लाइट गिरता है या 680 से कम नैनोमीटर का लाइट गिरता है, तो बोथ PS1 और PS2 एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइट तो साइमल्टेनियसली गिरेगा PS1 PS2 सबके ऊपर, सारे फोटो सिस्टम के ऊपर। ओके, बट बात करते हैं लाइट की जो वेवलेंथ है वो मोर देन 680 नैनोमीटर है, तो यहाँ पे PS2 काम नहीं करेगा, क्योंकि PS2 का जो रिएक्शन सेंटर है उसका मैक्सिमम पीक लिमिट है वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए इन नैनोमीटर, वो है 680, और यहाँ पे मोर देन 680 नैनोमीटर का लाइट गिर रहा है, तो हमारा जो फोटो सिस्टम 2 है वो एक्टिव नहीं होगा, ओनली PS1 एक्टिव होगा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। लाइट तो साइमल्टेनियसली गिर रहा है, लेकिन लाइट का वेवलेंथ क्या है ये भी मैटर करता है फोटो सिस्टम के एक्टिवेट होने के लिए। अगर 680 नैनोमीटर या उससे कम वेवलेंथ का लाइट गिर रहा है तो PS1 PS2 दोनों एक्टिव होते हैं। अगर लाइट का वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से ज़्यादा है तो ओनली PS1 एक्टिव होता है। ठीक, अब यहाँ पे एक नोट है, ध्यान रखिएगा, रिएक्शन सेंटर यानी कि जो हमारा एक क्लोरोफिल A था, और LHC यानी कि जो हम बाकी 399 जो मॉलिक्यूल्स थे
टोटल 400 थे ना, टोटल 400 हमने कंसीडर किया था। रिएक्शन सेंटर प्लस LHC को हम एक साथ फोटो सिस्टम यानी कि क्वांटाजोम को हम फोटो सिस्टम कहते हैं। तो रिएक्शन सेंटर प्लस LHC इनको एक साथ हम फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, ये हमारे क्या था, ये हमारा एक रिएक्शन सेंटर था। तो रिएक्शन सेंटर प्लस LHC, ठीक है, तो ये एक क्लोरोफिल ए और बाकी 399 पिगमेंट मॉलिक्यूल, टोटल 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक साथ रिएक्शन सेंटर और LHC को हम क्या कह रहे हैं, फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम कह रहे हैं। ठीक है, ओके, क्वांटाजोम का ही और नाम है पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम। तो याद रखिएगा LHC प्लस रिएक्शन सेंटर को हम एक साथ फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे हमने व्हाट इज लाइट रिएक्शन वाला जो पार्ट है वो पढ़ा, और ये लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त। मिलते हैं अगले लेक्चर में।